प्रीति को रबड़ी पराठे खाने का बहुत शौक था। जहाँ लोग पराठे के साथ अचार, दही, चाय लेना पसंद करते थे, वहीं प्रीति रबड़ी खाना पसंद करती थी। एक दिन सभी नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। तभी प्रीति वहाँ आती है और अपनी माँ आशा से कहती है, लगता है सभी लोगों को कुछ ज्यादा ही भूख लगी थी शायद, इसलिए मेरा इंतजार नहीं किया आप लोगों ने नाश्ते के समय। तो क्या करते हम, तेरा किसी चीज का कोई समय ही नहीं है, लेकिन हमारा तो है। और तेरी डिमांड तो अलग ही रहती है हर चीज में। माँ, आप तो हमेशा ही मुझे सुनाती रहती हैं। आपको कभी मेरी पसंद की कोई चीज पसंद आती भी है जो अब आएगी? छोड़िए ये सब, मुझे नाश्ता दीजिए, भूख लगी है और ऑफिस भी निकलना है। सारा खाना तेरे सामने ही तो रखा हुआ है। अरे जो दिल करे वो खा ले, इतनी बड़ी तो हो गई है, खुद भी नाश्ता निकाल कर खा सकती हो ना तुम। माँ, यहाँ सारा खाना तो रखा हुआ है, लेकिन रबड़ी कहाँ है? आप तो जानती है ना कि मैं रबड़ी के बिना पराठे नहीं खाती। मुझे रबड़ी पराठे अच्छे लगते हैं। रबड़ी नहीं है, खत्म हो गई। इतनी महंगी चीजें कौन रोज रोज खाता है। अपनी आदत छोड़ दे, वरना इतनी मोटी हो जाएगी कि उठाने बिठाने लायक भी नहीं होगी। अपनी माँ की बात सुनकर प्रीति अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। कुछ समय बाद लंच में वो पराठे और रबड़ी बाहर से मंगवा कर लंच कर रही थी। तभी प्रीति की दोस्त धानी आती है और कहती है, कितना मीठा खाती है तू, तेरी पसंद भी अजीब है यार। रबड़ी के साथ पराठे कौन खाता है यार? सुबह माँ ने मुझे खाने नहीं दिया, अब तू मुझे खाने मत दे यार। पसंद मेरी है, जो मन करेगा मैं वो खाऊंगी। तो यही बकवास करेगी, इसलिए मैं तेरे पास लंच करने नहीं आई थी। यहाँ आराम से बैठकर लंच कर रही थी, लेकिन तू यहाँ भी आ गई। अच्छा ठीक है, खा ले, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तू तो चिढ़ी गई यार। हम तेरे जैसे इतने अमीर नहीं है ना कि रोज इतनी महंगी रबड़ी खा सकूं। देख, तू यहाँ ना मेरा दिमाग मत खराब कर, मुझे लंच करने दे प्लीज। अभी तू जा यहाँ से। तू सही कह रही है, गलती मेरी है जो मैं तेरी जैसी लड़की से बात करने के लिए आ रही हूँ। बैठ तू आराम से, मुझे भी तुझसे कोई बात नहीं करनी। धानी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन प्रीति को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से बैठकर अपनी रबड़ी पराठों को एंजॉय करते हुए खाती है। समय बीतता है, लेकिन प्रीति की आदतों में कोई सुधार नहीं दिखता और समय के साथ प्रीति की शादी एक अशोक नाम के लड़के से हो जाती है। अब प्रीति के ससुराल वाले इस बात से अनजान थे कि जैसे लोगों को खाने के साथ सैलेड, अचार खाने का शौक है, वैसे ही धानी को रबड़ी पराठे खाने का शौक है। और वो एक दिन घर में रुद्राभिषेक की पूजा रखते हैं और अशोक बहुत सारा दूध खरीद कर घर आता है और प्रीति को देखते हुए कहता है, प्रीति ये दूध फ्रिज में रख देना, कल माँ ने घर में रुद्र अभिषेक की पूजा रखी है, उसी में काम आएगा। ध्यान से रख देना, कहीं भूल मत जाना, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा। आप चिंता मत करिए, मैं भूलूंगी नहीं, रख दूंगी दूध फ्रिज में। वो तो मुझे पता ही है कि तुम समझदार हो, मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। और कल अच्छे से तैयार भी हो जाना, क्योंकि शादी के बाद ये पहली पूजा होगी हमारी साथ में। जी बिल्कुल, आप मुझे कोई बात कहें और मैं मना कर दूंगी, ऐसा कभी हो सकता है? ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे पूजा का और भी सामान लेके जाना है। जब तक मैं वापस आऊँ खाना तैयार रखना, मुझे आते आते रात हो जाएगी। जी ठीक है। कुछ देर बाद अशोक वहाँ से चला जाता है और प्रीति दूध फ्रिज में रखने के लिए रसोई में जाती है। तभी इतना सारा दूध देखकर उसके मन में एक ख्याल आता है, अरे अशोक जी चले गए क्या? मैंने उन्हें रबड़ी लाने के लिए भी नहीं बोला। अब मैं पराठे कैसे खाऊंगी? बिना रबड़ी के तो मेरे गले से पराठे का एक निवाला भी नहीं उतरता, और उसके चक्कर में पैसे भी बहुत खर्च होते हैं। क्यों ना इस दूध में से थोड़ा दूध लेकर रबड़ी बना लूं? कुछ दिन के पैसे तो बचेंगे, पूजा में इतना दूध थोड़ी ना लगेगा। प्रीति इतना कहकर रबड़ी बनाना शुरू कर देती है। रबड़ी बनाने के चक्कर में वो आधे से ज्यादा दूध खत्म कर देती है और अपने घर वालों को बताती भी नहीं है। और अगले रोज सब लोग रुद्राभिषेक की पूजा के लिए पूजा में बैठ जाते हैं कि तभी प्रीति की सास माला फ्रिज में से दूध लाने के लिए जाती है, जहाँ सिर्फ 2 दूध के पैकेट रखा देखकर वो हैरान हो जाती है और दोनों पैकेट दूध लेकर रसोई से बाहर अशोक के पास आती है। बेटा एक बात बता, ये 2 पैकेट दूध देखकर ये तो नहीं लगता कि ये 5 किलो दूध है? तुझे पता है ना कि रुद्र अभिषेक में जब तक पंडित जी मंत्र पढ़ेंगे तब तक अभिषेक नहीं रुकना चाहिए। अब पूजा कैसे पूरी होगी? माँ, मैं पूरे 5 किलो दूध लेकर आया था, फिर ये सिर्फ 2 पैकेट कैसे बचे हैं? ना विश्वास हो तो प्रीति से पूछ लो। जी हाँ माँ जी, वो मैं गलती इनकी नहीं मेरी है।
मुझे रबड़ी पराठे खाने का बहुत शौक है। मुझे नहीं पता था कि पूजा में इतना सारा दूध लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ा दूध लेकर अपने लिए रबड़ी बना ली। ये कौन सा शौक है बहू जिसमें तुझे पूजा पाठ का भी ध्यान न रहे और तू कह रही है थोड़े से दूध की रबड़ी बनाई है, बल्कि तूने तो पूरे 4 किलो दूध की रबड़ी बना ली। वाह बहू तेरे शौक। माँ जी माफ करिए, मुझे पता नहीं था, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अब मैं क्या करूं? मेरी पूजा तो बीच में अटक गई ना। माला जी ऐसा करिए, पूजा को बीच में मत रोकिए। आप रुद्र अभिषेक करवाने की जगह नॉर्मल पूजा करवा लीजिए और बहू ने जो रबड़ी बनाई है उसका भोग लगा दो। इससे मुहूर्त पर पूजा हो जाएगी, कुछ भी बुरा नहीं होगा। पंडित की बात सुनकर माला की जान में जान आती है। उसके बाद वो जैसे तैसे करके पंडित के कहे अनुसार पूजा की तैयारी करके पूजा को पूरा करवाती है। कुछ देर बाद सभी लोग वहाँ से चली जाते हैं, जिसके बाद माला अपनी बहू को बहुत समझाती है ताकि वो आगे से ऐसा कुछ ना करे। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन माला प्रीति को लेकर अपनी एक सहेली के घर जाती है। उसकी सहेली बहुत गरीब थी, लेकिन इस चीज से माला को कोई परेशानी नहीं थी। उसकी सहेली उसे देखकर बहुत खुश होती है। मुझे पता था तू जरूर आएगी, मुझे माफ कर दे। तेरे बेटी की शादी हुई और मैं तेरी बहू के मुंह दिखाई में आ भी नहीं पाई, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे मुंह दिखाई करने की। मुझे पता था, इसलिए तो मैं खुद अपनी बहू को ले आई तुझसे मिलवाने के लिए। ये है मेरी बहू, बता कैसी है? बहू तो तेरी बहुत सुंदर है, तेरी बेटी की तो किस्मत ही खुल गई। तू बैठ, तेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। माला की सहेली इतना कहकर रसोई में जाती है और थोड़ी देर बाद वो 2 थाली में सादे पराठे, प्याज, अचार लेकर उनके पास आती है और उन्हें खाने के लिए देती है। पराठे प्रीति देखती है। आंटी जी, आप पराठे के साथ अचार क्यों लाई हैं? वो क्या है ना कि मुझे रबड़ी पराठा खाना पसंद है। भगवान ही जाने मुझे रबड़ी पराठा खाने वाली बहू के रूप में कैसे मिल गई। जहाँ देखो अपने शौक के चक्कर में मेरी इंसल्ट करवाती रहती है। बहू, दूसरों के घर में इतना नाटक नहीं करना चाहिए, जो मिले प्यार से खा लेना चाहिए। माँ जी, मुझसे नहीं खाया जाएगा, मुझे तो रबड़ी चाहिए पराठे के साथ। लाइए आंटी जी। बेटी, तुम जानकर मेरे हालातों की क्यों बेइज्जती कर रही हो? मेरे घर में चाय बनाने तक के लिए दूध नहीं है और तुम रबड़ी मांग रही हो। तो माफ करिए आंटी जी, मैं तो आपके घर का खाना नहीं खा सकती हूँ। ये अचार रोटी ये आप अपनी सहेली को ही खिलाइए। प्रीति इतना कहकर अकेले ही घर वापस आ जाती है। उसकी ये हरकत देखकर माला को बहुत गुस्सा आता है और वो घर पहुंचकर प्रीति को सुनाती है। बहू, तूने आज जो भी किया ना, अच्छा नहीं किया। आज जैसा बर्ताव तूने मेरे साथ किया है, अगर ऐसे ही कोई तेरी सहेली मेरे लिए कुछ लेकर आए और मैं ये कहकर मुझे पसंद नहीं है उसकी इंसल्ट कर दूं, तो उसके सामने तेरी क्या इज्जत रह जाएगी? माँ जी, मैंने कुछ गलत नहीं बोला था। तूने गलत नहीं बोला, लेकिन अपने शौक को अपने घर में ही रखना चाहिए। कहीं जाओ तो उनके घर के अनुसार ढल जाना चाहिए, ना कि उसे नीचे दिखाना चाहिए तेरी तरह। माला की बात सुनकर प्रीति को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी सास से माफी मांगती है। साथ ही आगे से रबड़ी पराठे के साथ साथ और भी चीजें खाना शुरू करती है। मीरा को देखने मोहन नाम का लड़का अपनी माँ यशोदा के साथ आया था और मीरा की माँ साधना उनका चाय पानी का इंतजाम देख रही थी। जिसके बाद यशोदा साधना से कहती है, बहन जी, बातें तो हो गई, अब जरा आप मीरा बेटी को बुला दो। जी अभी बुलाती हूँ। साधना मीरा को बुलाती है। सिंपल सी साड़ी में बेहद ही खूबसूरत मीरा जब यशोदा के सामने आती है तो उसको देखकर यशोदा कहती है, कितनी खूबसूरत है आपकी बेटी, सच में इसके रूप ने तो मुझे अपना बना लिया। मोहन बेटा, तुमको कैसी लगी मीरा? मोहन बिना नजरें उठाए ही अपनी माँ से कहता है, माँ आपको जो ठीक लगे करो। माफ करना, थोड़ा शर्मीला है। देखिए, मुझे तो मीरा बहुत पसंद है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। मीरा बेटी, तू भी अपनी राय बता दे। माँ, जैसा आपको ठीक लगे, मुझे आपके फैसले पर पूरा भरोसा है। लो जी, अब तो रिश्ता पक्का करिए, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। दोनों परिवार वाले रिश्ता पक्का कर देते हैं। अब दोनों के घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। मीरा अपनी मन में मोहन को अपना पति मान चुकी थी। हल्दी मेहंदी के फंक्शन धूमधाम से निकलते हैं। शादी वाला दिन आता है। दोनों दुल्हा दुल्हन बने मंडप में फेरे लेते हैं। फेरे पूरे होते ही जैसे ही मोहन मीरा की मांग में सिंदूर भरने वाला होता है, तभी एक आवाज उसे रोक देती है। मोहन, रुक जाओ, मत करो ये शादी। ये आवाज सुनकर मोहन अपनी नजरें उठाकर सामने देखता है
तो उसे उसकी प्रेमिका गीतिका खड़ी नजर आती है, जिससे मोहन बहुत प्यार करता था। लेकिन कुछ महीने पहले गीतिका अचानक ही मोहन की जिंदगी से चली गई थी और आज उसको ऐसे अचानक देखकर मोहन मंडप छोड़कर उसके पास जाकर कहता है, गीतिका, तुम यहाँ? कहाँ थी तुम इतने टाइम तक? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मोहन, मेरे माता पिता ने मुझे बंद करके रख रखा था। जब उनको पता चला मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो उन्होंने मुझे बंद करके मारा और घर में बंद कर दिया। बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग कर आई हूँ, लेकिन शायद अब मैंने देर कर दी। कोई देर नहीं की तुमने। मैंने तुमसे प्यार किया है, वो भी पूरे दिल से। तुम मेरे लिए घर से भागी हो तो मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। अपने बेटे के ये शब्द सुनकर यशोदा कहती है, ये क्या बकवास कर रहा है मोहन? तू जानता भी है तू कहाँ खड़ा है? ये तेरी शादी का मंडप है और वो लड़की दुल्हन बनी तेरा इंतजार कर रही है। छोड़ इस लड़की को और शादी पूरी कर। माँ, मैंने सिर्फ गीतिका से प्यार किया है। मुझे माफ करना, लेकिन मैं मीरा को नहीं अपना सकता। मोहन, अगर तूने अपना फैसला नहीं बदला तो तू अपनी माँ को हमेशा के लिए खो देगा। माफ करना माँ, लेकिन जैसे श्री कृष्ण राधा संग खुश रहते हैं, वैसे ही आपका मोहन भी बस गीतिका के साथ ही खुश रहेगा। ना तो तू खुद कृष्ण कहलाने लायक है, ना ही ये लड़की राधा बनने लायक, लेकिन आज तूने इसको चुनकर अपनी माँ को खो दिया। मोहन आगे कुछ नहीं कहता और वहाँ से गीतिका को लेकर चला जाता है। मंडप में खड़ी मीरा बिना कुछ बोले आंसू बहा रही थी और साधना भी अपनी बेटी के बारे में सोच सोच कर जोर जोर से रोती है। ये देखकर यशोदा कहती है, साधना बहन जी, आप रोइए मत, मीरा के साथ कुछ गलत नहीं होगा। गलत हो गया, ये तो 7 फेरों वाली कुंवारी बहू बनकर रह गई। कौन अपनाएगा ऐसी लड़की को अब? ये 7 फेरों वाली कुंवारी बहू मेरी है और ये मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। ये सब मेरे बेटे के कारण हुआ है, लेकिन फेरे तो हुए हैं। इस नाते मीरा मेरी बहू है और मैं उसको अपने साथ उसके ससुराल ले जाऊंगी। यशोदा साधना को बहुत समझाती है, जिसके बाद साधना भी इस बात के लिए मान जाती है और मीरा यशोदा के संग अपने ससुराल में कदम रखती है, जहाँ वो सिर्फ फेरे लेकर आई थी। यशोदा को अपनी कंवारी बहू का रीति रिवाज के साथ घर में स्वागत करते देखकर उसकी पड़ोसन मालती कहती है, अरे यशोदा बहन, तुम तो अनोखी बहू लाई हो अपने घर, 7 फेरों वाली कुंवारी बहू। अरे इसके बस फेरे हुए हैं तुम्हारे बेटे के संग, ना तो सिंदूर भरा, ना मंगलसूत्र पहनाया। ये तो शादीशुदा कैसे हुई? कोई नहीं, अगर ये फेरे लेकर भी कुंवारी है तो भी मेरी बहू है। आपको मेरे घर के मामलों में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। चल बहू, तू इस कलश को गिराकर अंदर आ। अपनी सास को हर कदम पर अपना इतना साथ देते देखकर मीरा की आंखें भर जाती हैं और वो गृह प्रवेश करने के बाद यशोदा को गले लगाकर कहती है, माँ जी, अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मेरा क्या होता? 7 फेरे होने के बाद भी मैं कुंवारी अपने घर में रह जाती। माँ जी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे माफ कर दे बहू, मेरे बेटे के कारण तुझे ये दिन देखना पड़ा। उसने तेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी। यशोदा मीरा का स्वागत करके उसे घर में लाती है, जिसके कुछ देर बाद मोहन भी गीतिका के साथ घर आता है और यशोदा कुछ कहती उससे पहले ही बोलता है, माँ, आपने कहा था कि मैं यहाँ ना आऊँ, लेकिन मुझे कुछ अपना अलग इंतजाम करने के लिए कुछ तो समय चाहिए। तब तक हमें यहाँ रहने दो। मैं जल्दी ही एक घर लेकर गीतिका से शादी कर लूंगा। बिल्कुल नहीं। तभी मीरा यशोदा के कंधे पर हाथ रखकर मोहन को रहने की मंजूरी दिलवाती है। अब यशोदा एक तरफ मीरा से घर में होने वाले सारी बहुओं के रीति रिवाज को करवाती है और वहीं मीरा भी बहू होने के सारे फर्ज निभाती है, लेकिन गीतिका बस आराम करने के अलावा कुछ नहीं करती। ऐसे ही एक सुबह मोहन गीतिका को उठाते हुए कहता है, गीतिका यार, तुमने मेरा वॉलेट देखा क्या? मैं क्या तुम्हारी केयर टेकर हूँ? खुद ही ढूंढ लो। इतने में मेरा हाथों में मोहन का वॉलेट लिए कमरे में आती है और बोलती है, ये रहा आपका वॉलेट, आपने हॉल में ही छोड़ दिया था कल रात। थैंक्स। वो अब मैं चलता हूँ। मोहन घर से बाहर काम की तलाश में जाने लगता है कि तभी घर में एक सुखविंदर नाम का आदमी कुछ हट्टे कट्टे गुंडों के साथ आता है और मोहन को रोकते हुए कहता है, अरे तू है कि मुकेश? फोटो से तो कतई मेल नहीं खांदा तू। सॉरी, कौन मुकेश? मैं मोहन हूँ। आप कौन है? अरे हम तो किसी मुकेश ने ढूंढने लाग रहे हैं। खैर छोड़, चलना। वो आदमी वापस जाने लगता है। तभी घर के अंदर सामने की सीढ़ियों से गीतिका उतर कर आती है और मोहन से कहती है, मोहन, ये मेरे सामान की लिस्ट तो लेते जाओ। गीतिका की आवाज सुनकर वो आदमी पीछे मुड़ता है और गीतिका को देखकर कहता है, रे छोरी,
तू उरे उरे क्या करे तू? पापा आप यहाँ? क्या पापा? तुम्हारे पापा? गीतिका सर हिलाकर हाँ कहती है। गीतिका को देखकर सुखविंदर गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है, जिस पर मोहन गीतिका के आगे आकर कहता है, देखिए, मैं मानता हूँ कि गीतिका घर से भाग कर आई है, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत प्यार किया है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। के गवे या तेरे से भी ब्याह करना चाहे? अरे कितने मानस अकेले ब्याह करेगी, बता दे एक बार। सुखविंदर की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद यशोदा और मीरा आगे आते हैं और यशोदा कहती है, भाई साहब, आपकी बेटी ने कहा था कि आप सबने इसको घर में बंद किया हुआ था कुछ महीनों से, क्योंकि ये मोहन से प्यार करती थी और ये आपको मंजूर नहीं था। अरे एक नंबर की जुट्ठी सया, किसे मुकेश नाम के छोरा गेलबाज की थी 3 महीने खातर, तब से ढूंढने लाग रहे इसती। फिर किसे बड़ा मानस ने बताया कि इसती उरे उरे देखे, हम आगे भाई इसती खोजन। फिर उरा आगे बेरा पाटा या तो किसे मोहन नाम के छोरा के लिए ब्याह रचा के बैठी है। रे तेरा बड़ा हो जाए तो सच बता दे सुसरी। गीतिका, ये सब क्या है और मुकेश कौन है? बोलो जल्दी। वो मैं एक मुकेश नाम के पैसे वाले लड़के से प्यार करती थी और तुमको भी अपने साथ घुमा रही थी, लेकिन मुकेश के पास पैसे थे इसलिए उसके साथ भागकर शादी की, पर उसने मुझे 3 महीने में ही छोड़ दिया। मैं अपने घर नहीं जा सकती थी इसलिए तुम्हारे पास आ गई, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर मोहन गीतिका को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और मीरा की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी वजह से मैंने इस लड़की की जिंदगी खराब करी, फेरे लेकर कुंवारी छोड़ाया इसको मंडप में। अरे इसने फिर भी मेरी माँ के कहने पर आधी शादी निभाने का फैसला किया और मेरे घर में आ गई, जबकि इसको पता था कि इसको मेरा प्यार यहाँ नहीं मिल पाएगा। और एक तुम एक ने छोड़ दिया तो अपने दूसरे प्रेमी के पास आ गई। शर्म नहीं आती तुमको? अरे इसने शर्म आती होती तो इसने घर से भागना पड़ता के? हम तो इसका ब्याह इसकी मर्जी से करवाने लाग रहे थे, लेकिन इसने चुना भी तो ऐसा इंसान जो इसकी छोड़ के भाग गया। चाल इब्बे भी टाइम से घरा चाल, क्यों बदनामी करावे मारी? और नहीं चालना हो तो बता दे, तेरी बोटी बोटी करके नहर में गिर दूंगा। सुखविंदर गीतिका को लेकर चला जाता है, जिसके बाद मोहन मीरा से माफी मांगता है और साथ ही अपनी माँ से भी, जिसके बाद यशोदा एक बार फिर से उनकी शादी करवाती है और इस बार 7 फेरों वाली कंवारी बहू की मांग भी भरी जाती है और मंगलसूत्र पहनाकर उसको पूरी तरह बहू होने का दर्जा दिया जाता है।